आज हमारे साथ ग्रुप कैप्टन श्री दिनेश चंद्रा साहब हैं। इंडियन एयरफोर्स में एक बेहतरीन लंबी पारी खेलने के बाद आज अपने सेवानिवृत्त होने के दौर में वह अपने आप को, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए निरंतर अग्रसर है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज के लोगों से कहा था कि वो जो तमाम व्यवस्थाएं जिनका उपयोग करके समाज के लोग एक सक्षम स्थिति में पहुंचते हैं, तो जब वो खुद सक्षम हो जाएं तो उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो उन सुविधाओं को अपने समाज के लिए आगे बढ़ा करके अपने समाज को दें। हमारे बीच निरंतर ये बातचीत होती है, पे बैक टू द सोसाइटी, पे बैक टू द कम्युनिटी। पे बैक टू द कम्युनिटी या पे बैक टू द सोसाइटी का सिर्फ मतलब ये है कि वो जो तमाम व्यवस्थाएं जिनका लाभ उठा करके हमने एक मुकाम हासिल किया है, अब हम दूसरों को मौका दे करके उसके लिए उन्हें आगे बढ़ाएं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा साहब जो हैं, वो अपने कामकाज के दौर में भी निरंतर दलित समाज के ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा जी पिछले लंबे अरसे से अपनी जिस समय कामकाज में थे उस समय भी और उसके बाद भी और आज भी निरंतर डॉक्टर अंबेडकर के उस मूल को निरंतर निभाने की प्रक्रिया में है। आज कैप्टन दिनेश चंद्रा हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन सा विचार था जिसने इतने महत्वपूर्ण ओहदे में पहुंचने के बावजूद उनको उनके समाज से जोड़े रखा और तमाम तरह से अपने स्तर से अपने समाज के लिए एक बेहतर प्रयास करने में वो निरंतर जुटे रहे। पिछले दिनों जब कोविड की महामारी पूरे देश में फैली, उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर लखनऊ उससे बुरी तरह प्रभावित रहा। ऐसे समय में कैप्टन दिनेश चंद्रा न सिर्फ खुद से बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ पूरे लखनऊ में, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों, प्रवासी मजदूर हों, जो एक छोर से दूसरे छोर पूरे देश में पैदल ही अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागे चले जा रहे थे अपने घरों की तरफ। ऐसे समय में लखनऊ में दिनेश चंद्रा जी ने एक बहुत बेहतरीन ढंग से उनकी तमाम तरह से सहयोग करके ये सुनिश्चित किया कि वो अपने घर पहुँचे, उनके खाने पीने और हर तरह की सुविधा का इंतजाम किया। आज ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा जी हमारे साथ हैं और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा कारण था कि जीवन में बेहतरीन चीज़ों को हासिल करने के बावजूद वो अंत में समाज के लिए काम करते रहे। दिनेश चंद्रा जी, ये बताइए, कहाँ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? आपका जो मुख्य सवाल है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में क्लास 1 सर्विस में रहकर ग्रुप कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा, उसके बावजूद मैं आज भी समाज से क्यों जुड़ा हुआ हूँ, तो इस सवाल का जवाब मेरे बचपन से शुरू होता है। मेरा जन्म गांव में, कानपुर देहात में एक गरीब परिवार में हुआ था, किसान परिवार। हमारे बाबा ग्रैंडफादर किसान थे और केवल इतना होता था कि हम खा पी सकें। मतलब बहुत छोटे काश्तकार थे जी। 4 बीघे ज़मीन थी, 4 पौने 4 बीघे ज़मीन थी। उसमें यह था कि उस समय ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अभावों में पल रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारा दायरा उतना ही था, हमें अभाव पता नहीं था। हमारी माताजी ने पिताजी को दूसरे के खेतों में, अपने खेतों में खुरपी चला के पढ़ाया। माताजी ने, पिताजी पढ़ गए, खेत मजदूर के बतौर काम किया और पिताजी को पढ़ने की अलग थी। शायद उनको उस समय पता था कि पढ़ाई का क्या मूल्य है। पिताजी ने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उस समय वो टाइम था जब कोई अगर जो छात्र ग्रेजुएशन कर लेता तो नौकरी आराम से मिल जाती थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो पिताजी पढ़ गए, उन्हें नौकरी मिल गई डिफेंस अकाउंट्स में। उसके पहले मेरी जो शिक्षा शुरू हुई गांव के स्कूल में शुरू हुई। पंडित जी उठा के ले जाते थे घर से,
पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से शिक्षा शुरू हुई। पिताजी शहर पहुंच गए, मेरठ। जब आप आगे ये की शिक्षा- कहते हैं कि पंडित जी आ करके घर से आप लोगों को ले गए, तो शायद वो जो जातिगत भेदभाव की जो परिस्थितियां उस दौर में थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके अपने गांव में शायद नहीं था, ऐसा कहते हैं? नहीं, वो उस समय हमें इस परिप्रेक्ष्य में या इस संदर्भ में हमें समझ में भी नहीं आया था, और शायद हम ऐसा आज भी हम ऐसा महसूस करते कि नहीं था। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। पिताजी की पहली पोस्टिंग मेरठ में हुई। वहाँ पर फिर मेरा कक्षा 1 से या कच्ची 1 पक्की 1 से शुरू हुआ। फिर कक्षा 6 तक हम वहाँ पढ़े। उसके बाद हम कानपुर आ गए। कानपुर आने पर क्या हुआ कि पिताजी पहले से ही अक्सर बीमार रहते थे, तो बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास होता नहीं था, सारा बीमारी में खर्च हो जाता था। लेकिन हमारे परिवार के लोग पढ़े। कक्षा 10 में हमारे उस समय के हिसाब से अच्छे नंबर थे, हालांकि फर्स्ट क्लास नहीं था। तो मैं हमेशा से खाली समय में समाज के लिए कुछ ना कुछ करता था, क्योंकि वो शिक्षा हमारे पिताजी ने और हमारे चाचा ने हमको दी थी। वो हमारे एक जीवन का अभिन्न अंग था कि गांव में अगर कोई समस्या हो गई, मतलब कहने का ये है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव थे सब लोग। तो क्योंकि हम नीच जात में पैदा हुए, तो उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ा। इस मायने में पड़ा कि गांव में हमारे आसपास के लोगों को, हमें तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन आसपास के लोगों को जो तथाकथित सवर्ण है वो परेशान करते थे। इसका कारण क्या लगता है आपको कि शायद आपका परिवार पढ़ा लिखा था, कुछ अपनी आजीविका के प्रति खुद ही सक्षम था, इसलिए दूसरे जो आप ही के समाज के दूसरे लोग जो थे, उनसे कुछ बेहतर स्थिति में होने के कारण वो परिस्थिति आपके सामने नहीं थी, लेकिन आपके चारों तरफ जो आपके अपने समाज के लोग थे, उनकी वो बेहतर स्थिति नहीं? जी हाँ, मतलब हम पर जुल्म नहीं होता था, लेकिन जो हमारे आसपास के पड़ोस के नेबरहुड थी, उन पर होता था। तो हमारे चाचा जी वकील थे, पिताजी पढ़े लिखे थे, उनका सोशल एक कामों के प्रति ज़्यादा रुझान था, सामाजिक जागरूकता उनमें ज़्यादा थी। तो हमारे घर में ये होता था कि भाई ये समस्या आ गई है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखनी है, पुलिस के पास जाना है, डीएम के पास जाना है। तो इस तरीके का माहौल होता था। और चाचा जी हमसे, उस समय टाइपराइटर नहीं होते थे, तो हाथ से सारी एप्लीकेशंस लिखी जाती थी। तो मेरा काम होता था एप्लीकेशन लिखना। तो वहां से मैंने सीखा कि सामाजिक सरोकार क्या होता है और उन समस्याओं को हल करने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं। तो वो एप्लीकेशन लिखते थे। उस समय प्रशासन ज़्यादा जवाबदेह होता था। आप कोई एप्लीकेशन दे दीजिए तो प्रशासन कार्रवाई करता था तुरंत। तो सामाजिक एक जो चेतना शुरू हुई, वो वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद फिर हम पढ़ लिख गए, इंजीनियर हो गए। और आप देखिए कि पिताजी की सीमित आय थी। उस समय आपने डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया, उस सीमित आय में मैं इंजीनियर बन गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें हमारे संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हैं। वहाँ से जब हमने इंजीनियरिंग कर लिया तो हमें समझ में आया कि बाबा साहब ने कितना बड़ा काम इस समाज के लिए, हमारे एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, इस समाज के लिए। क्योंकि अगर जो मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो मैं भी समाज का अंग हूँ, एक नॉर्मल समाज का अंग हूँ। नहीं, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किसी वर्ग विशेष के पक्ष में नहीं खड़े थे, बल्कि वो एक ऐसे देश के बारे में को विजुलाइज करते थे जहाँ के प्रत्येक नागरिक के पास वहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति का बराबर से अधिकार और सम्मान के साथ वो जी सके। जी, तो उस सामाजिक सरोकार को हम तब समझ सकते। तो ये बताइए कि आप कब नौकरी में गए, एयरफोर्स में कब पहुंचे? जी, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया 1977 में, और सन 1981 में वहाँ से पास हुआ। फिर उसके बाद हमने कई जगह अप्लाई किया,
बहुत जगह अप्लाई किया, तो और मैं एयरफोर्स में पहुंचा फरवरी 1982 में। लेकिन एयरफोर्स में मैं इसलिए पहुंचा क्योंकि वो मेरी अपनी चॉइस थी। मेरे पास 5 कॉल लेटर्स थे दूसरी जगहों पे सरकारी नौकरियों की, लेकिन मेरा पैशन था, मैं शायद ये समझता था कि एयरफोर्स में जाके मैं कुछ प्रत्यक्ष रूप में ज़्यादा देश के प्रति जी, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। जी, तो इस तरीके से मैं उस जज्बे के तहत एयरफोर्स में पहुंच गया। वहाँ पर मैंने 35 साल नौकरी किया। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने देखा एयरफोर्स की नौकरी करते हुए भी क्या आप अपने समाज के प्रति आपकी जो जुड़ाव या उनके प्रति जो समर्पण जो हम लोग आज देख रहे हैं, क्या वो जारी था? जी हाँ, वो जारी था। इस रूप में जारी था कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले होते हैं या ग्रुप डी होते हैं, या हमारे घरों में जो मेड सर्वेंट काम करने आती है, या हमारे यहाँ जो सर्वेंट काम करने आते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाई के प्रति उनको प्रोत्साहित करना, उनका अगर जो कोई काम नहीं चल रहा है तो उनकी जीविका का साधन बनाना। क्योंकि हमारे यहाँ काम करते हैं वो एक स्थायी चीज़ नहीं है, उनको अपने पैरों पर, जिससे कि मेरा प्रयास ये रहता था कि भाई ये आदमी आज हमारा लेबर है, आज हमारा नौकर है, तो इसको क्या नौकर जिंदगी भर बने रहना चाहिए? नहीं। कितने साल आपने एयरफोर्स में काम किया? 35 साल। 35 साल की नौकरी में आप एक ग्रुप कैप्टन के बतौर रिटायर हुए। फिर ये अचानक से पूरी तेजी कहाँ से आने की, ये ऊर्जा कहाँ से आपको मिली? खास तौर पे ये वैचारिक ऊर्जा कहाँ से एक मिली? तो ये बताऊं कि ये अचानक नहीं था। अच्छा था, ये विचार पहले से था, लेकिन कुछ संस्थागत हमारी सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं। एयरफोर्स में रह के हम किसी भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन से जुड़ नहीं सकते हैं, ना अपना शुरू कर सकते हैं। तो जब मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ, उसके बाद पूरा मैदान खुला हुआ था, जब मैं अपने विचारों को साकार कर सकता था। जब मैं कौन से साल में आप रिटायर हुए? मैं रिटायर हुआ था 28 फरवरी 2017। मतलब 17 में रिटायर होते साथ आप अपनी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना आपने शुरू कर जी दिया। हाँ। हमने देखा जिस समय ये कोरोना का पूरा प्रक्रिया शुरू हुआ और कोरोना की जो पहली जो वेव थी, जिसे फर्स्ट वेव कहा गया, उस दौरान आपने सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ पूरी इस पे एक तरह से कहना चाहिए आपने पूरा लोहा लिया। लखनऊ और उसके तमाम पूरे प्रदेश में ये एक बड़ी चर्चा का विषय रहा कि एक ग्रुप कैप्टन साहब हैं जो लखनऊ में अगर किसी को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, या वो तमाम लोग जो आपके संपर्क में थे उनके माध्यम से आपके पास सूचनाएं आती थी और बिना रात दिन देखे आप पूरी ताकत से पूरे परिवार के साथ जूझते थे और नतीजे भी लाते थे। ये जज्बा जो है, एक तो खुद आपके अंदर और आपने अपने परिवार के अंदर ये जज्बा कैसे डाल दिया? क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाता हूँ। माइग्रेशन शुरू हो गया और इस माइग्रेशन के शुरू होने के पहले मजदूरों की जो एक जीविका का साधन खत्म हो चुका, माइग्रेशन शुरू होने के पहले। तो आसपास से ये खबरें आने लगी कि साहब काम खत्म हो गया है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो हमने ये, जहाँ पर मैं रहता हूँ एयरफोर्स कॉलोनी में, तो मैंने अपने कई साथियों से उस पर विचार विमर्श किया। मैंने कहा भाई ये देखिए ये समस्या है और हमें कुछ करना चाहिए। कुछ लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, कुछ ने नहीं रेस्पॉन्ड किया। और ये जब लोगों से बात हो रही थी तो उन्हीं लोगों के ज़रिए मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट आई कि साहब यहाँ पर मेरे घर के पास में, यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर पे 10 मजदूर हैं जिनके यहाँ कई दिन से खाना नहीं बना है। तो मैं तुरंत बाजार गया, बाजार बंद थे, दुकानें खुलवा के, सब्जी की दुकान खुलवा के, ग्रोसरी की दुकान खुलवा के करीब
5,000 का राशन मैंने लोगों को ले जाके पैक करा के दिया। दैट वॉज दी फर्स्ट इंसिडेंट। और उन मजदूरों के जरिए फिर ये फैला। हमने फिर लोगों को बताया, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वो हम लगाते थे, अभी अपनी जेब से लगाते थे। कितना पैसा फर्स्ट वेव के समय में आपने लगा दिया होगा? मैंने अपनी जेब से करीब लगाया होगा 1 लाख फर्स्ट। मतलब ये सब शुरू होने के पहले, जो एक्चुअल माइग्रेशन था वो शुरू होने के पहले की बात बता रहा हूँ। माइग्रेशन के दौरान तो आप लोगों ने तमाम स्तर पे काम किया। आप लोगों ने अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअल माइग्रेशन शुरू हुआ। जब एक्चुअल माइग्रेशन शुरू हुआ तो हमें पता लगा कि साहब टोल प्लाजा पे, आगरा एक्सप्रेस वे पे हजारों की भीड़ है। तो हमने कहा भाई हजारों की भीड़ है, वहाँ पर सब कुछ बंद है, ना पानी होगा ना खाना होगा, कुछ भी नहीं होगा। इमीडिएटली हमने तहरी बनवाई कई हजार लोगों के लिए और वहाँ पर अपना स्टैब्लिश किया। वहाँ पर जाकर जो हमने दृश्य देखा, लोग प्रेग्नेंट लेडीज 100 किलोमीटर पैदल चल के आ रही है और वो हमारे सामने जमीन पर लेट जा रही है। यंग बच्चे, छोटे बच्चे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि सवारी का साधन कोई था नहीं। उनको देख के इतना तकलीफ हुई और वो चीज़ जब मैंने घर में सबको बताई तो सभी द्रवित हो गए। वहाँ से फिर सबका पार्टिसिपेशन शुरू हुआ और मेरे साथ जाना शुरू हुआ। लेकिन पूरे परिवार का जो एक इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर होना चाहिए था वो वहाँ से शुरू। निश्चित तौर पे ये अपने आप में बहुत एग्जाम्पलरी है, बहुत एक्सक्लूसिव है और कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा अपवाद है कि किसी सामाजिक परिस्थितियों में, किसी महामारी जैसी परिस्थितियों में जब एक व्यक्ति तो सोच करके जा सकता है, लेकिन पूरा परिवार जुड़ करके सीधे सड़क में उतर करके उस पूरी चुनौती को स्वीकार करता है और बड़ी तादाद में लोगों के लिए एक राहत का कारण बनता है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब लोगों के लिए खाना बनना है घर में तो कौन बनाएगा? घर वाले बनाएंगे। वो सीधी सी बात है, जब घर वाले बनाएंगे तो सबका इन्वॉल्वमेंट अपने आप हो जाता है। एंड वो खाना जब भूखा आदमी खाता है ना और उसके चेहरे पर जो संतोष का भाव होता है, एक तुष्टि का जो भाव होता है, वो हमारे पूरे घर वालों ने देखा और उससे जो हमें आनंद आज भी मिलता है उसको बहुत बड़ी बात है। दैट इज द थिंग जिनसे जो हम सबको आज भी प्रेरित करता है सोशल वर्क। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप पहली लहर का तो ये मामला रहा। पहली लहर के दौरान हम सब लोगों ने देखा कि सुबह से लेकर के रात तक और पूरी रात थी जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ जुटे रहे। पहली लहर चली गई, दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में नई तरह की चुनौती आई और उसमें एक स्थिति ये आई कि जिस समय कंसंट्रेटर, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर और उसकी तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत ख़राब स्थितियाँ बन गई, चुनौतियाँ बन गई। आप यहाँ तक चले गए, आगे बढ़ गए कि आपने अपनी जेब के पैसों से कंसंट्रेटर तक खरीद डाले। ये सब जज्बा आपको कैसे पैदा हुआ? क्या आपको लगता है कि कोई, एक तो आप बता ही रहे कि आपके परिवार की तरफ से एक मानवीय दृष्टिकोण आपको एक नैसर्गिक रूप से हासिल हुआ, अपने पेरेंट्स की तरफ से मिला, लेकिन इसका वैचारिक पक्ष क्या लगता था आपको? खाना खिलाना, जो बना बनाया है उसको बांटना, प्लस राशन का, ड्राई राशन का इंतज़ाम करना। जो मैंने करीब 7 या 8 लाख रुपए खर्च किए लोगों से इकट्ठा करके, प्लस मेरी जेब का इनिशियल अमाउंट छोड़ के। एक पार्ट तो ये होगा कि आदमी का पेट भर गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मजदूर यहाँ पर थे, बिहार के मजदूर थे यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को हम तब तक खाना खिलाते, प्लस वो इम्पेशेंट हो रहे थे कि अब हमें जाना है, काम कुछ नहीं है, खाना कब तक में मिलेगा। निश्चित तौर साहब, मेरी एक फ्रेंड ना कह के मेरे फ्रेंड की भतीजी छत्तीसगढ़ में प्रशासन में है,
उससे कह के मैंने यहाँ से 6 या 9 ट्रेन अरेंज कराए लखनऊ टू छत्तीसगढ़। उस समय ट्रेन कहीं के लिए नहीं चल रही थी, ट्रेन पूरी बंद थी। छत्तीसगढ़ के जितने यहाँ पर मजदूर थे सबको छत्तीसगढ़ पहुँचाया। ये मेरा अकेले का काम नहीं था, ये काम था उस लेडी ऑफिसर का जो छत्तीसगढ़ एडमिशन, मेरा खाली उससे लिंक था, लेकिन उस लिंक ने बहुत अच्छा काम किया। मजदूर सारे के सारे, पहले उसने कुछ बसेज अरेंज किया, बस से काम बना नहीं तो ट्रेन उसने अरेंज किया, वो वहाँ पहुँचे। इस दौरान एक और बहुत बढ़िया चीज़ हुई, कुछ लोग नेपाल से आए मुस्लिम्स, वो सड़क पर ऐसे बाराबंकी पे टहल रहे थे, तो हमारा एक ग्रुप है लखनऊ सपोर्ट करता, तो किसी लेडी ने देख लिया, उनसे पूछा भाई कहाँ, बोले नेपाल से आए हैं और हमको हैदराबाद जाना है। नाउ दैट लेडी, उसको पता नहीं अब क्या करना है। कन्वीनियंटली हमारे एक साथी को उसने फ़ोन कर दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं, मैं इनको लखनऊ भेज रही हूँ, किसी सवारी का इंतजाम करके आप देख लीजिएगा। हम सब परेशान, क्या करें उनका, कोई बस नहीं। खैर हमारे साथियों ने एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स किया और 2 AC बसेस का इंतजाम किया। वो लोग थे करीब 100 और उनको यहाँ से हैदराबाद, ऐसे हमने 3 ट्रिप करवाए। उसके बाद मैं फिर किया गया, आखिर इसके पीछे वो कौन सा वैचारिक पक्ष था जिसने आपको इतनी ताकत दी, आप निरंतर जारी किए। अब चलिए कोरोना की फर्स्ट लहर आई, वो चली गई, आप पूरे जज्बे के साथ जुटे रहे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई बार मैं खुद आपके साथ रहा, या हम सब लोग उस कोऑर्डिनेशन का हिस्सा थे, जिसमें निरंतर रात दिन हम लोग सब जूझते थे, और निरंतर सबसे ज़्यादा हमारे के बीच में मोस्ट यंग पर्सनैलिटी जो होता था वो सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखता था। तो ये जज्बा कहाँ से आ रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए ये जज्बा था उस सेंसिटिविटी का जिसके प्रति हम सब सेंसिटिव थे। हम इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सजग थे, बहुत सेंसिटिव थे कि इन्वायरमेंट में क्या है। अगर जो हमारे अंदर वो एक संजीदगी नहीं होती, या हम इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव नहीं होते, तो ये विचार नहीं आता। मूल उस समय रूप से विचार की बात नहीं थी, मूल रूप से संवेदनशीलता का तो मूल यही है, वो चाहे किसी भी चीज के प्रति हो, लेकिन मूल में अगर संवेदनशीलता आपके अंदर है तो आपके आसपास की सभी परिस्थितियां पॉजिटिव या नेगेटिव आपको प्रभावित करती हैं। और जिस स्तर की आपकी संवेदनशीलता है, आपके वैचारिक पक्ष के हिसाब से, आपकी भावनाओं के स्तर से, वो आपको उस दिशा में आगे लेके। एक बिल्कुल आखिरी बात, आपको क्या लगता है आपके परिवार के लोगों के साथ ये जो बड़ा आपको सहयोग मिला, या मैं ये नहीं कहूँगा इसमें आपके परिवार का सहयोग मिला, बल्कि आप लोगों की ये जो सामूहिक प्रयास रहा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके परिवार के लोग जितनी ताकत के साथ खड़े थे, इसको आप कैसे? बगैर परिवार के सपोर्ट के हम कुछ नहीं थे, या बगैर आपके जैसे लोगों के जो हमारे साथ जुड़े रहे, या हमारे ग्रुप के दूसरे लोग, उनके बगैर हम कुछ नहीं थे, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक ही विचार के लोग जुड़ते गए और उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट थी, उसके साथ हम अपने काम में काफ़ी हद तक सफल हुए। चाहे वो सेकेंड वेव में हेल्थ केयर हो, चाहे लोगों को राशन देना हो, चाहे लोगों को मॉनिटरी हेल्प करना हो। आज भी मैंने एक मुस्लिम फैमिली अडॉप्ट की है जिसमें 4 एडल्ट बच्चे हैं, मैं उनको राशन जब भी ज़रूरत होती है और शिक्षा उसका मैं आज पर्सनल अपनी जेब से वहन करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कुछ बहुत ग्रेट कर रहा हूँ, बट इसलिए कि समाज का उत्थान तभी होता है जब समाज का हर आदमी एक साथ उठे। अच्छा, ये तो रही आपकी बात जी। आपकी बातचीत से तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि एक जो एक मानवता के प्रति जो एक संवेदनशीलता चाहिए, वो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने पिताजी से, अपनी माँ से, अपने चाचा से, अपने परिवार से ही ये एक मिला। और आज ये आप उसको एज इट इज़ एक ट्रांजैक्शन से दूसरा ट्रांजैक्शन अपनी
आगे अगली पीढ़ी को भी बहुत शानदार करती है। तो क्यों ना एक बार कि आपके परिवार के लोगों से ये जाने कि वो लोग आपको कैसे देखते हैं और उनको ऐसा क्या लगा कि वो आपके इस परिवार में, आपके इस पूरे प्रयास में हर समय शामिल होने को तैयार रहे। मेरे ख्याल से ये आप उन्हीं लोगों से पूछिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सवाल ये है, ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा जी सामाजिक कामकाज, मानवाधिकारों के प्रति बहुत कमिटेड है, लेकिन इनके इस पूरी कोशिशों के बीच में आप लोग कैसे आ गए? आपको कहां से वो प्रेरणा लगी कि इनके साथ शामिल हो जाना चाहिए? हम लोग तो पहले से ही ऐसे काम करते रहते थे और वो चांस की बात थी कि इस लॉकडाउन में हम लोग साथ में थे, तो ये एक टीम वर्क था। अकेले तो शायद ना हम कर सकते थे ना भैया कर सकते थे और कोई भी नहीं कर सकता था। तो सभी लोग, भाभी जी और अभिषेक और भी एक दो लोग थे, हम सभी ने मिलकर इसको पूरी तरह से करने की कोशिश करी कि लोगों की मदद हो जाए और इस तरह से लोगों ने, क्योंकि देखने में जो आया है, एक पूरे परिवार के रूप में, परिवार की संस्था के रूप में जिस तरह से आप सारे लोग पूरे कोविड के दौर में कूद करके गए हैं और कामकाज किया है। आपको तो बहुत परेशानियां हुई होंगी, क्योंकि एक सिरे में घर की कमान है, दूसरे सिरे में इनके सारे कामकाज के उठापटक चल रहे थे। तो आपको कैसा लगता था? देखिए, जब कुछ करने की आप ठान लेते हैं ना, तो काम हो जाता है। जब आप ठान लेते हैं तो जरूर होता है। तो इनके साथ साथ आपने भी ठान लिया था? ठान लिया कि हाँ करना है तो करना है। कैसा रहा आपका अनुभव? अनुभव तो यही रहा कि काफी दुख लगता था देख के लोगों की तकलीफें, कि जिस दौर से वो गुजर रहे थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में इसकी बहुत सारे अपने नतीजे होते हैं। घर बहुत डिस्टर्ब होता है, घर के तौर तरीके, खाने पीने, इन सब की काफ़ी घर के अंदर परेशानियाँ आती हैं। उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? वो हो जाता था क्योंकि वो एक मिला जुला एफर्ट था, इसलिए हो जाता था। अभिषेक, आप अपनी पढ़ाई को भी ध्यान दे रहे थे, एक बेहतर भविष्य की भी तैयारी कर रहे थे, और लॉकडाउन ने, ये पूरे कोविड ने इन दोनों के ऊपर सबसे बुरा असर डाला। लेकिन आप उसको भी जूझते रहे और साथ में अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए। कहाँ से जज्बा आ गया था? जी, जज्बा तो मेरे पिताजी की देन है। जैसा आपने कहा, इंस्पिरेशन और संवेदनशीलता की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपने माता पिताजी से सीखी हैं और थोड़ी बहुत परिवार वालों से भी सीखी है, लेकिन मेजरली माता पिताजी से सीखी है। और लोगों से काम करवाने का तरीका, लोगों के साथ काम करने का तरीका, और कैसे लोगों की मदद करी जा सकती है एकदम सिंपलेस्ट तरीके से, उनकी ज़िंदगी कैसे आसान करी जा सकती है, इमीडिएट उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे सब करा जा सकता है, ये सब मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाया है। एंड ऐसा भी नहीं है कि बैठा के सिखाया है, फील्ड में ले जाके सिखाया है। इनका ये हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप एक्सपीरियंस से सीखें। तो उनका ये फिलॉसफी रहा है और इसी चीज़ से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कोविड के टाइम पे ये चले जाते थे सुबह 4 बजे, ठीक है, यहाँ से चाय वाय बना के करीब 4 से 5 बजे के बीच में ये लोग निकल जाते थे। उसके बाद मेरा साथ में आपकी बुआ जी? हाँ, मेरी बुआ जी जाती थी और हमारे तो दोनों भाई बहन हाँ निकल जाते थे। हाँ, हमारे पास क्या बोलते हैं, और 2 लोग थे, और हमारे पास वो था एक कैंपर था, 2 कैंपर थे, उसमें चाय भर के लोग ले जाते थे। मेरा काम ये रहता था कि बाकी जो बैक एंड का जितना भी लॉजिस्टिक्स है, जैसे दूध लाना हो गया, छोटी से छोटी चीज़ होगी, चीनी लाना हो गया, 5 लीटर दूध आता था हर रोज घर में, बंस लाना हो गया, तो हम तो गाड़ी भर के बंस ले आते थे। और लॉकडाउन में वो भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल था, वो भी सब जगह बंद थी, सब कुछ बंद था, तो हमें ये भी देखना पड़ता था कि क्या खुला है, कहाँ मिल पाएगा, कहाँ से मैनेज कर पाएंगे हम। लेकिन लोगों ने बहुत मदद, लेकिन लोगों ने दिल खोल के मदद, जैसे मैं यहाँ पे अपने पीछे ही 2.5-3 किलोमीटर दूर मेरे एक नंदी किराना स्टोर है, उनके पास मैं गया ऐसे, मैंने उनको बस ऐसे बताया कि यहाँ पे लॉकडाउन के चक्कर में कई मजदूर हैं
छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, कई स्टेट्स के हैं, उनको खाने को नहीं है कई दिनों से, क्योंकि दिहाड़ी के हैं बेचारे, वो डेली जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, तो उनकी सेविंग्स पूरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने और पिताजी ने मिलके इनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हमने इतना राशन इकट्ठा कर लिया कि करीब 9 से 10 हज़ार लोगों को हमने पूरी बड़ी बड़ी राशन किट दी है, जितनी सरकार मतलब भी नहीं दे रही है। हमने करीब 15 टन राशन बांटा हो। हाँ, और वो उसका पूरा जिम्मा मैंने अपने हाथ में लिया था। पूरी एक यहाँ पे एक हमारे जानने में थे, तो उन्होंने अपनी जगह दे दी थी, उनके पास एक बड़ा सा फील्ड था, तो वहीं पर अकेले मैं अपनी एक फ्री की दुकान आप कह सकते हैं किराने की चलाता था, और उसमें कई सारी चीज़ें देते थे हम लोग। 10 किलो आटा देते थे, 5 किलो दाल देते थे अरहर की और चने की, और चावल देते थे करीब चावल 5 किलो चावल रहता था। फिर उसके बाद पिताजी ने कहीं से सोर्स लगा के सब्जियां, और पूरा मतलब हमारा कोशिश ये थी कि हम बस खाना पूर्ति ना करें, पूरा एक बैलेंस डाइट दें लोगों को, ताकि वही है ना कि कम्युनिटी ही कम्युनिटी को उठाएगी, बस वही हमारी कोशिश थी। ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरे कोरोना जब से शुरू हुआ और तब से अब तक बहुत सारे इंडिविजुअल्स कोरोना योद्धा के नाम पर पे बहुत चर्चा में आए। निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन एक परिवार के रूप में एक पूरा परिवार कोरोना योद्धा परिवार था जो पूरा इस पे काम काज किया। क्या समाज को, लोगों को ये के बीच में क्या ये आपकी पहचान गई है? गई है। हमें कई जगह से बुलावा आया सम्मानित करने के लिए, लेकिन हम किसी भी राजनीतिक मंच से कोई सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहते, इसलिए हमने पोलाइटली मना कर दिया। हमें लोग, आपने हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। हमारे लिए उससे भी बड़ा रिवार्ड ये है कि एक भूखे को खाना मिला, और वो ज़िंदगी भर उसको याद रखेगा, और जब भी किसी दूसरे आदमी के साथ में ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो उसको हेल्प करेगा। तो कुल मिला के ये है, जब मानवता के सामने चुनौती खड़ी हुई तो समाज ने मानवता को निराश नहीं किया। यस, इतनी बात कह ये मैं मानता हूँ। तो हमने देख लिया। यहाँ आसपास के गांव जितने हैं ये, और पीछे रिक्शा कॉलोनी जितनी है ये, आज भी नीली गाड़ी देख लेते हैं तो उनको पता लगता है, पुलिस वाले मेरी नीली गाड़ी देख लेते हैं तो कि अभिषेक आया है। आज भी अभी पिछले भी हमने ईद पे सबको सिवैयां वगैरह बांटी, इस ईद में भी सबको बांटी थी। ये जज्बा जब तक कायम रहेगा तब तक शायद मानवता जीवित रहेगी, और जब तक मानवता जीवित रहेगी उम्मीदें लगातार कायम रहेंगी। ये जज्बा लगातार बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा जी, अभिषेक, भाभी जी को और दीदी, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लगातार कायम रहे। आप जैसे अगर हर जगह ऐसे परिवार सामने आ जाएंगे तो शायद हमारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। पूरे देश में वो चीज़ जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा चुनौती में है, सामाजिक सरोकारिता, वो नए सिरे से पनपेगी। आप लोग उस उम्मीद के एक बहुत बड़ी नींव है। बहुत बहुत शुक्रिया।